चलो बेटा। हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखते हैं आपका जो पॉलिटी हमने शुरू करी थी लास्ट क्लास में, उसी पॉलिटी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप जाओगे चैनल पे, जाओगे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, पहला वाला वीडियो। तो उस वीडियो में आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी और वो वीडियो देखने के बाद आप आगे जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करोगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व होना शुरू हुआ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनना शुरू हुआ, या हम बोलें कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली जो चीज़ें हैं वो हमने देखी थी आपका 1773 वाले एक्ट, है ना। 1773 वाला एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे चीज़ें कैसे शुरू हुई, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कब वो आया, क्यों वो आया, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका 1781 वाले एक्ट के बाद अगला आपका एक्ट आएगा जो आएगा 1784 में, जिसे हम बोलते हैं आपका पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। अगला जो एक्ट आया उसे हम क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पे अब ये चीज याद रखना कि भाई ये किसी पर्सन के नाम पे है, पिट्स। तो पूछा जाए ये पिट्स कौन थे, तो पिट्स का पूरा नाम था विलियम पिट्स। पिट्स का पूरा नाम था विलियम पिट्स। और विलियम पिट्स थे कौन? तो विलियम पिट्स हुआ करते थे आपके प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे आपके विलियम पिट्स। याद रखना इनसे एक चीज, अगर पूछा जाए आपसे कि हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन का अब तक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बेटा याद रखेंगे आपके कौन थे? विलियम पिट्स। विलियम पिट्स जो थे वो आपके 21 की एज पर तो ये आपके एमपी बने थे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। और एट द एज ऑफ 24, है ना, एट द एज ऑफ 24 ईयर्स ये आपके क्या बन जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर या यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन थे? आपके विलियम पिट्स। इनके टाइम पे एक्ट आएगा जिसे हम बोलेंगे आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट में क्या होगा, चीजों को समझेंगे। अब तक आपका गवर्नर जनरल हो चुका था बंगाल का, है ना। और यहाँ पे क्या होता था? आपका एक सुप्रीम कोर्ट बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और गवर्नर जनरल थे, दोनों की पावरों में जो आपके डिस्प्यूट्स थे वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में आपका क्लियर हो गए थे। अब जो चीजें होंगी, अब क्या होगा जब कंपनी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और कंपनी यहाँ पे आपका क्या कर रही है? ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स हैं और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, दोनों चीजें अलग अलग है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। मतलब एक डिपार्टमेंट आपका कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो कंपनी के उसे देखेगा, फाइनेंसिस को देखेगा, रेवेन्यू मैटर्स को देखेगा। तो यहाँ पे इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में, पहली चीज क्या हुई है आपका? एग्जीक्यूटिव एंड रेवेन्यू मैटर्स ऑफ द कंपनी वर सेपरेटेड, है ना। दोनों ही मैटर जो होंगे वो कंपनी के क्या होंगे? आपके सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। रेवेन्यू मैटर्स के लिए आपका बनेगा बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो बनेगा आपका रेवेन्यू मैटर्स के लिए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपका रेवेन्यू मैटर्स देखेगा और इसमें मेंबर कितने होंगे? आपका 24 मेंबर होंगे जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे। और वहीं आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखने के लिए आपका होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका जिसमें 6 मेंबर्स होंगे, वो 6 मेंबर्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। तो यहां पे समझ में आया कि आपके दो फंक्शन थे आपके गवर्नमेंट के, है ना। यहाँ पे जो आपका गवर्नर जनरल था उसके दो फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस है आपका? एक रेवेन्यू देखना, तो रेवेन्यू के लिए आपने क्या बना दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 मेंबर होंगे। ये आपका रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजन होंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या बना दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो आपका 6 मेंबर होंगे, ये रेस्पॉन्सिबल है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उधर एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल के जो डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस के लिए जो आपने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया था जो सजेस्ट करेगा गवर्नर जनरल को, तो वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। उसमें मेंबर हुआ करते थे आपके पहले 4, बट यहां पे क्या होगा? उसमें मेंबर्स का आपका डिक्रीज कर दिया जाएगा। मतलब पहले जो 4 मेंबर थे वो डिक्रीज करके यहां पे कितनी कर दिए गए बेटा? आपका 3 कर दिए गए, है ना। 4 से रिड्यूस करके आपका क्या कर दिए गए? 3। पहले मेंबर थे आपके 4, लेकिन अब मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने बचेंगे? 3, है ना। ये डिसीजन होगा आपका किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाले में। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? चीजें आपका धीरे धीरे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो
चेंज होता जा रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो बेटा चेंज होती जाती हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट फील हुआ कि कंपनी एक्सपैंड करती जा रही है, कंपनी के फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कोई चीज़ एक्सपैंड करती है आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हो, और जैसे कोई चीज़ आपका इनिशियल लेवल पे होती है तो आपका एक ही बंदा सही कई सारी चीज़ें देख रहा होता है। आपने देखा होगा ना स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, तो बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज में क्या होता है, एक पर्सन ही कई सारी चीज़ें आपकी हैंडल कर रहा होता है। लेकिन जब वो कंपनी बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है ना, तो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, हर चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट बनता जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी अभी आपका शुरू हुई थी और कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, अब आप फिर अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करोगे, मतलब आपने कुछ साल चलाई वो पॉलिसीज़, उसके बाद अब आपकी अगली पॉलिसीज़ आएंगी। अच्छा, एक चीज़ और, हम यहाँ पे उससे पहले एक क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। अब तक जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो आपने 3 एक्ट पढ़े हैं, उस एक्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चन लगाते हैं, या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे चलती हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं करेक्ट हैं, किसके बारे में, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बना था ना 1774 में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश हुआ वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ, कलकत्ता में। और आपके कौन से एक्ट से हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाले एक्ट से हुआ। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, हाँ बेटा ये स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। अगली चीज क्या है कि उसने बोला कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम क्या था, है ना। क्या ये आपके चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, हैं थे या नहीं थे, तो बेटा ये आपके नहीं थे, है ना, नहीं थे। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कमेंट में मुझे ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड वाला जो है आपका इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ओनली 1। समझ में आया, है ना। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे साथ साथ क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, जिससे चीज़ें जो है वो आपका क्लियर होती रहें, चीज़ें आपको समझ में आती रहें कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उससे किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कैसी चीज़ें पूछ सकता है ना। तो आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, अगला एक्ट आएगा आपका 1793 वाला एक्ट, है ना। एक्ट ऑफ 1793 आएगा, सॉरी 1793 से पहले आएगा आपका 1786 वाला एक्ट। एक्ट का रिक्वायरमेंट समझते हैं कि एक्ट आया क्यों था, क्या रिक्वायरमेंट था जिसकी वजह से ये एक्ट आपका आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका कि अब आपके जो गवर्नर जनरल आते थे उनमें से एक गवर्नर जनरल आएंगे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जब इंडिया आएंगे, इंडिया आने से पहले वो आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे आपका ब्रिटेन में, वो सॉरी अमेरिका में। अमेरिका में वो गवर्नर जनरल थे। जब वो अमेरिका में गवर्नर जनरल हुआ करते थे तब रिवोल्ट हुआ था अमेरिका के इंडिपेंडेंस का। 1775 के अराउंड आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। तो जब वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होगा तो उन्हें ये रिक्वायरमेंट फील होगी कि मैं अगर गवर्नर जनरल बनता हूं और मेरे पास आर्मी का कंट्रोल नहीं है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, मेरे डिसीजंस को बाकी लोग अफेक्ट कर सकते हैं या कहीं पे मुझे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कुछ डिसीजन लेने से, तो चीज़ें मैं रन नहीं कर पाऊंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा, मैं चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो वही डिमांड की जाएगी आपके कॉर्नवालिस के द्वारा, या कॉर्नवालिस यहाँ पे डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से आपका एक्ट ऑफ 1786 आएगा। और इस एक्ट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, पहली चीज क्या रहेगी, आपका गवर्नर जनरल जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनी थी उसकी 3 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसकी पावर थी गवर्नर जनरल की कि वो उनके डिसीजंस को ओवरराइड कर पाए। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल के जो डिसीजंस थे उन डिसीजंस पे आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल वोट किया करती थी, जिन्हें ज़्यादा वोट मिला करते थे वो डिसीजन आपका रन हुआ करता था। तो वो चीज़ चेंज होगी, यहाँ पे गवर्नर जनरल को पावर दे दी जाएगी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपका कोई भी डिसीजन ले, उस डिसीजन को चेंज करने की पावर होगी गवर्नर जनरल की, अगर वो चाहे तो उसे चेंज कर सकता है, ये पावर होगी। तो ये पावर आपका 1786 में आएगी। अभी भी आप देखते हो ना ऑर्डिनेंस पावर है, आप देखोगे आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो ऑर्डिनेंस पावर है आपका किसकी, ऑर्डिनेंस पावर है आपका प्रेसिडेंट की। वो ऑर्डिनेंस पावर का सोर्स कहाँ है, कहाँ से इवॉल्व हुई, वो आपको दिख रहा है 1786 वाले एक्ट से इवॉल्व हुई। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, गवर्नर जनरल को आर्मी का कंट्रोल चाहिए था, कॉर्नवालिस को आर्मी का कंट्रोल चाहिए था। तो अब आपके कॉर्नवालिस जो हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी का सबसे बड़ा सुप्रीम ऑफिसर, कमांडर इन चीफ कौन होगा, आपका गवर्नर जनरल। देखो सेम चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। आपको पता है
हु इज हेड ऑफ इंडियन डिफेंस, बोला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हेड ऑफ इंडियन डिफेंस बोले जाते हैं। तो देखो आपको दिख रहा है कि वो चीज़ें आपने कहाँ से ली, कहाँ से वो चीज़ें इवॉल्व हुई, है ना। 1786 वाले एक्ट में हुआ, गवर्नर जनरल ने बोला था कि मुझे आर्मी का या डिफेंस का सुप्रीम बनना है, और वही सेम चीज़ अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है कि आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपका इंडिया में जो तीनों विंग्स हैं, है ना, जो आपके एडमिरल होते हैं या आपके वो होते हैं एयर चीफ मार्शल होते हैं, और आपका इधर जो आपके कमांडर इन चीफ होते हैं, वो तीनों ही रिपोर्ट किसे करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगी आपका 1786 वाले एक्ट में। तो आप देख रहे हो चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। चलो अगला एक्ट आएगा आपका 1793 वाला एक्ट, ठीक है। अब चीज़ें आप फिर से चेंज कर रहे हो, धीमे धीमे आप जैसे जैसे ऑब्जर्व करते जाते हो ना कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ हमें कब ज़रूरत है, उस हिसाब से रूल्स आपके चेंज होते जाते हैं। और वही एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको सारा एक्सपीरियंस कहाँ दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन धीमे धीमे ग्रो कर रहा है, धीमे धीमे हम चीज़ें सीख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, धीमे धीमे हम स्लो चेंजेस ला रहे हैं, जो स्लो चेंजेस सारे रिफ्लेक्ट होंगे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो अब 1783 वाले एक्ट में क्या होगा, पहली चीज़ क्या होगी कि अब तक जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे या जितने भी एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, उन सबको जो सैलरी मिला करती थी वो सैलरी ब्रिटेन से आती थी, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ से आपका सैलरीज आएंगे, उन्हें पे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। बट अब ये चीज़ आपको डिफाइन कर दी जाएगी कि उन्हें जो पे किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, आपका इंडियन रेवेन्यू से। मतलब इंडिया में जितना भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, इंडिया में जितना भी कंपनी ट्रेड कर रही है, जितना पैसा वो इकट्ठा हो रहा है, उससे कंपनी के ऑफिसर्स को पे किया जाएगा। अगर इंडिया में पैसा कलेक्ट नहीं करोगे तो आपको कोई भी सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, अगर आप इंडिया में पैसा कलेक्ट करोगे तो आपको सैलरीज मिलेंगी। तो मतलब अब आपका जो सैलरी आएगा किसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, अदर ऑफिसर्स का, वो सैलरी कहाँ से आएगा, इंडिया में जितना आप पैसा कमाओगे उससे उन्हें सैलरी मिलेगा, है ना। अगली चीज़ क्या हुई, अब तक हमने देखा था कि आपका हिंदूज वर ट्राइल्ड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ और मुस्लिम्स वर ट्राइल्ड अकॉर्डिंग टू शरिया या मुस्लिम लॉ। वो चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, है ना। वो चीज़ें यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नवालिस आए थे, कॉर्नवालिस ने देखा कि आपका अगर एक लॉ होगा तो हमें चीज़ें रूल करने में ज़्यादा इजी रहेगा। मतलब हम अलग अलग लोगों को सेम क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनके रिलीजियस लॉ में जो है वो अलग अलग पनिशमेंट हैं। तो वो चीज़ें चेंज जो होंगी वो चेंज करना शुरू करेंगे आपके कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस यूनिफॉर्म लॉ लिखना शुरू करेंगे, और जो यूनिफॉर्म लॉ लिखना उन्होंने शुरू किए उसी चीज़ को बोला जाता है आपका कॉर्नवालिस कोड। तो आपसे पूछा जाए कॉर्नवालिस कोड क्या था, कि जैसे आपका आईपीसी है अभी, वैसे ही वो आईपीसी का बेस जो होगा, आईपीसी का इवोल्यूशन जो होगा वो कहाँ से आएगा, आपका कॉर्नवालिस कोड से, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, जब ये आई थी हिस्ट्री में हमने देखा था कि वहाँ की जो क्वीन होंगी एलिजाबेथ, वो बोलेंगी कि ब्रिटेन से केवल एक ही कंपनी आएगी जो इंडिया में ट्रेड करेगी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इस तरीके से ट्रेड मोनोपोली उन्हें मिली हुई थी। हर बार ये 5 साल 10 साल या इस तरीके से 15 साल इस तरीके से एक्सटेंड होती जाती थी। तो वही ट्रेड मोनोपोली जो है इस वाले एक्ट में एक्सटेंड कर दिया आपने किसके लिए, कितने दिन के लिए, 20 ईयर्स के लिए। मतलब अब आपके 1813 तक, अब आपका 1813 तक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी, किसमें, इंडिया में, ब्रिटेन से। यूरोप से नहीं है, यूरोप से और भी कंपनी आई हैं, पोर्चुगीज आ चुके हैं, फ्रेंच आ चुके हैं, डच आ चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन से केवल एक कंपनी आएगी, वो क्या थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ट्रेड मोनोपोली आपका नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए आपका एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी चीज़ें और चेंज होंगी। 20 ईयर्स बाद आप अपनी पॉलिसी में और चेंजेस करोगे, तो वो जो चेंजेस किए वो चेंजेस हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगला एक्ट आएगा आपका क्या, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का आपका चार्टर एक्ट आएगा। 1813 वाले चार्टर एक्ट को थोड़ा सा समझते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, आप देखना, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो 1750 के अराउंड आपका शुरू होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। 1750 के अराउंड आपका स्टीम इंजन वगैरह बन चुका था, बहुत सारे मशीन्स बन चुके थे। तो इंडस्ट्रीज आपका धीमे धीमे बनना शुरू होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगना शुरू होते हैं। और जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगना शुरू होंगे, और वो इंडस्ट्रीज स्पेशली कहाँ लग रहे हैं, आपका यूरोप वाले पोर्शन में, ब्रिटेन वाले पोर्शन में। तो जब यूरोप ब्रिटेन में आपके बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगेंगे, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है बेटा, वो होता है आपका मार्केट। कोई भी अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे, आप प्रोडक्ट बनाओगे, तो वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको मार्केट तो चाहिए। आप कोई भी चीज़ बनाओगे, अगर वो सेल नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट बेकार है,
है ना। तो आपको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, प्रोडक्ट सेल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा तो कंपनी ग्रो करेगी। आज चाइना देखा है ना, चाइना ने इंडिया को डंपिंग जोन बना रखा है। चाइना ज़्यादातर अपनी जो चीज़ें हैं वो इंडिया में सेल कर देता है, उससे बहुत रेवेन्यू निकालता है और चाइना आपका प्रॉफिट गेन कर रहा है। आपने देखा है इंडिया में दिवाली होती है, जो आपके लाइट्स आती हैं कहाँ से आती हैं, चाइना से आती हैं। इंडिया के दिवाली होती है, क्रैकर्स कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। ठंड आती है, ठंड में आपके बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं चाइना का मेड होते हैं। तो देखो वही है कि आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ तब करेगी ना जब आपको प्रॉपर मार्केट मिलेगा। और ब्रिटेन की तरफ आपका बहुत सारे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, क्योंकि 1750 में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। अब उन्हें क्या चाहिए, मार्केट। मार्केट जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, कस्टमर्स ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा मार्केट मिलेगा। तो उस टाइम जितने भी ब्रिटेन में आपके कंपनीज लगेंगे उन सबको इंडिया नज़र आएगा कि इंडिया एक बहुत अच्छा मार्केट है ना। अभी भी आप देखो कि आपके यूएस की तरफ के या वेस्ट की बहुत सारी चीज़ें इंडिया में सेल होती हैं, है ना। तो आपका यहाँ पे इंडिया को मार्केट बनाने के लिए, तो अब तक जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की वो किसकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। वो ट्रेड मोनोपोली आपका चैलेंज की जाएगी, चैलेंज की जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली जो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे खत्म कर दिया जाएगा, उसे अबॉलिश कर दिया जाएगा, उसे एंड कर दिया जाएगा। हाँ, दो चीजें ऐसी होंगी जिसमें ट्रेड मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी, वो था टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना। मतलब इन दोनों चीजों में अभी भी आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, है ना। चाय का व्यापार, चाय का जो ट्रेड है वो कोई और नहीं करेगा ब्रिटेन का, जो इंडिया में करेगा, या ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ भी केवल आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी जो आपका ट्रेड करेगी। और कोई कंपनी को अलाउ नहीं होगा कि वो इंडिया में आके आपका ट्रेड करे चाइना के साथ, है ना। तो ये दो मोनोपोली आपकी जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करेंगी। थोड़ी सी चीज़ें और समझना, यहाँ पे क्या होता है, हिस्ट्री में हम देखेंगे कॉर्नवालिस आए थे। कॉर्नवालिस ने इंडिया में शुरू किया था सिविल सर्विसेज, कॉर्नवालिस ने इंडिया में शुरू किया था पुलिस सिस्टम। तो इंडिया में आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, है ना, इंडिया में आप लोगों को क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्रूट कर रहे हो। आपने क्या शुरू किया, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस। आपने शुरू किया पुलिस, पुलिस सिस्टम। तो आप इंडिया में लोगों को रिक्रूट तो करोगे, लोगों को भर्ती करोगे। तीसरी चीज क्या है, ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई, ट्रेड मोनोपोली जो है वो आपका एंड हो गई। तो ब्रिटेन से और भी कंपनी इंडिया आएंगी, और कंपनी जब इंडिया आएंगी तो उन्हें जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, सारे एम्प्लॉइज ब्रिटेन से थोड़ी ना आएंगे। तो वो एम्प्लॉइज आपके वो कहाँ से लाएंगे, अच्छा एम्प्लॉय यहाँ पे आप रिक्रूट भी कर लो तो आपको लैंग्वेज इशू आएगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपका हिंदी थोड़ी ना बोलते हैं, कितने ब्रिटिशर्स हिंदी बोलते होंगे। और चलो आप हिंदी सीख भी लोगे, इंडिया को आप कवर कर रहे हो बेटा, इंडिया में आपका 2-2,500 से ऊपर लैंग्वेज हैं, तो आप कैसे उतनी सारी लैंग्वेज सीखोगे। एक ब्रिटिश आ रहा है जो इंडिया में हिंदी ही बड़ी मुश्किल से सीख पा रहा है, साउथ में चला गया तो उसे साउथ इंडियन के लैंग्वेज सीखने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्हें रिक्वायरमेंट क्या फील होगी कि एक ऐसा क्लास जनरेट किया जाए जो मीडिएशन रहे, जो आपके ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियन लोकल्स के बीच में आपका एक मीडियम रहे, जिस मीडियम से वो अपना ट्रेड जो है वो कंटिन्यू कर पाएं, जिस मीडियम से वो अपनी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रन कर पाएं। तो वो कैसे जनरेट होगा कि आप मिडिल क्लास जनरेट करना शुरू करो। अब आपने एक टर्म सुना होगा ना इंडिया में कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो सारी चीज़ें। तो बेटा कहाँ से शुरू हुआ, इन्होंने शुरू किया। क्यों शुरू किया, क्योंकि एक मीडियम बनाना है ना आपको ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियंस के बीच में, इंडियन लोकल्स के बीच में। तो यहाँ पे वो मीडियम कैसे बनेगा, आप एजुकेशन पे ध्यान दोगे। कोई भी आपको क्लास चेंज करना होता है आप कैसे करते हो, एजुकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे एजुकेशनल डेवलपमेंट्स पे काम किया जाएगा, है ना। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियंस आएंगे यहाँ पे, क्रिश्चियन जो आपका रिलीजन होगा उसे प्रोपोगेट भी करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहे हैं आपका, एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उन्हें इंडिया में अलाउ किया जा रहा है कि वो इंडिया में आएंगे और क्रिश्चियन धर्म को या क्रिश्चियन जो आपके रिलीजन है उसे स्प्रेड करेंगे, कन्वर्जन्स होंगे इंडिया पे बड़े लेवल पे। तो जहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स की ज़्यादा पॉपुलेशन थी, आप वहाँ देखोगे आपके अभी हैं चर्च ज़्यादा हैं, और जहाँ पे ब्रिटिशर्स की पॉपुलेशन कम रहेगी वहाँ पे चर्च जो है उतने नहीं मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़ क्या हुई, आपने एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ पर ईयर अलॉट किए, है ना। 1 लाख रुपीज़ आपने बोला कि पर ईयर हम इंडियन के एजुकेशन के डेवलपमेंट पे 1 लाख रुपए हम खर्च करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिफाइन नहीं किया कि 1 लाख हम कहाँ खर्च करेंगे एजुकेशन पे, कौन सी एजुकेशन होगी। वोकेशनल एजुकेशन होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, एजुकेशन आपका हिंदी में होगी, एजुकेशन आपका इंग्लिश में होगी, एजुकेशन आपका रीजनल लैंग्वेज में होगी। वो चीज़ें आपने डिफाइन नहीं करी हैं, आपने सिर्फ क्या बोला कि हम इतना पैसा जो है वो हर साल आपका खर्च करेंगे एजुकेशन पे, ये बोला जाएगा। लेकिन बार बार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिबेट शुरू हो जाएगी
डिबेट कुछ लोग चाहेंगे आपका इंग्लिश एजुकेशन शुरू हो, कुछ लोग चाहेंगे कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उस पर ये पैसा खर्च हो। तो लगभग आपका अगले 10-20 साल तक इस पैसे का कुछ भी नहीं होता, डिबेट चलती रहती है। और वो डिबेट फाइनली एंड होगी आपका कब, 1835 में। तो तब तक ये डिबेट आपका जो है वो कंटिन्यू रहेगी, है ना। चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो एक और चीज़ होगा यहाँ पे, अगली चीज़ क्या होगा इस वाले एक्ट में कि इंडिया का जो कोर्ट है, अब इंडिया में कोर्ट तो बन गए थे, आपने देखा था कोर्ट बना था आपका सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में। उसके बाद कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बनना शुरू होंगे, छोटे छोटे और भी कोर्ट बनेंगे आपके, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह बनेंगे। लेकिन उन सारे कोर्ट्स को परमिशन नहीं थी, क्या परमिशन नहीं थी, कि वो किसी ब्रिटिशर को यहाँ पे पनिश कर पाए, या किसी भी ब्रिटिशर पे अगर कोई भी वो आपका क्राइम करता है तो उस पर कोई भी केस जो होगा वो इंडियन कोर्ट में नहीं होगा। मतलब इंडियन कोर्ट्स को अलाउड ही नहीं था वो किसी यूरोपियन को, किसी ब्रिटिशर को कोई सुनवाई भी कर पाए, उनके केस को सुन भी पाए, इतना भी नहीं था, है ना। वो परमिशन मिलेगी कब, आपका 1813 वाले चार्टर एक्ट से। अब इंडियन कोर्ट्स कैन ट्रायल यूरोपियंस इन इंडिया, इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो यूरोपियों पे यहाँ पे केस चला सकते हैं, वो यूरोपियों को यहाँ पे उनके केसों पे सुनवाई कर सकते हैं, उन्हें पनिश कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर जो आपका होगी वो कब से आएगी, आपका 1813 वाले एक्ट से, है ना। तो चीज़ें देख रहे हो कि अब धीमे धीमे इवॉल्व हो रहा है, धीमे धीमे इंडिया में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों चेंजेस आ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ना, ठीक है। इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक ये मेजर चेंजेस आए। अब क्या होगा, अब आपका अगला एक्ट आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है बेटा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट को बोलते हैं हम आपका सेंट हेलेना एक्ट, है ना। उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट हेलेना एक्ट। अब आपसे पूछा जाए इसे सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोलते हैं, ये हेलेना कौन थी। जैसे आपने देखा था ना पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स कौन थे, आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे सेंट हेलेना कौन थी, या इस एक्ट को हमने सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोला। तो थोड़ा सा समझना, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे नेपोलियन हुआ करता था, फ्रांस का राजा हुआ करता था, फ्रांस का किंग था आपका नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस का बहुत पावरफुल किंग रहेगा। इतना पावरफुल किंग था, या इतना इन्फ्लुएंस कर रखा था उसने जनता को, कि उस टाइम जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन ने लुइस 16 करके एक किंग हुआ करते थे, जनता ने उन्हें, है ना, यहाँ के सिटीजन्स ने उन्हें फांसी दे दी और नेपोलियन को आपका राजा बना दिया था। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल किंग हुआ करता था आपका नेपोलियन। तो नेपोलियन क्या होगा, बाद में जो ब्रिटिशर्स होंगे वो नेपोलियन को कैप्चर करेंगे, नेपोलियन को जेल में डालेंगे, और नेपोलियन को जब उन्होंने जेल किया तो वो जेल जा आपका इम्प्रिजेंट किया, वो कहाँ पे किया था, आपका सेंट हेलेना आइलैंड, अंटार्कटिका में, अफ्रीका के पास एक आइलैंड है सेंट हेलेना आइलैंड। तो उस आइलैंड पे उन्होंने क्या किया, उसे इम्प्रिजन कर दिया। इस वजह से आपका इस एक्ट को बोला जाता है सेंट हेलेना एक्ट। पूछा जाए कि नेपोलियन की डेथ कहाँ हुई थी, तो आंसर क्या होगा, सेंट हेलेना आइलैंड पे, ठीक है। चलो इस एक्ट से आपका क्या हुआ, इस एक्ट से ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, आपने देखा ट्रेड मोनोपोली यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन दो चीजें बची, क्या, आपका ट्रेड विद चाइना और टी ट्रेड। लेकिन यहाँ पे आपका ये दोनों चीजें भी जो होंगी वो खत्म हो जाएंगी, मतलब ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एंडेड, ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एंडेड। अब चाहे टी का ट्रेड हो, चाइना के साथ ट्रेड हो, या XYZ कोई भी ट्रेड हो, सारी ब्रिटिश कंपनीज जो हैं वो इंडिया में कर सकती हैं। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि ये ट्रेड आप नहीं कर सकते, है ना। तो ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एंड कब हुई आपका 1833 वाले एक्ट में। पार्शियली एंड कब हुई थी आपका 1813 वाले एक्ट में। 1813 वाले एक्ट में आपका कौन कौन सी चीजों पे ट्रेड मोनोपोली बची थी, तो ट्रेड विद चाइना और आपका टी ट्रेड, ठीक है। चलो अगली चीज यहाँ पे क्या हुई, अगली चीज समझेंगे बेटा। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई, तो अब वो यहाँ पे रेवेन्यू मैटर्स पे काम नहीं कर रही है, वो यहाँ पे ट्रेड्स पे काम नहीं कर रही है, तो वो यहाँ पे काम क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, है ना। तो अब वो क्या हो गई, आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। क्या वो रेवेन्यू बॉडी है, क्या वो अब आपका एज अ ट्रेड यूनिट है, नहीं, वो अब यहाँ पे कैसे काम कर रही है, एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। मतलब जो एक्ट आ रहे हैं, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस चलाने हैं, वो आपके कौन चला रही है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब आपका रन कर रही है एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। कुछ पॉइंट्स और जल्दी जल्दी से देखते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, आपका गवर्नर जनरल, अभी तक हुआ करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वही सेम नाम चेंज कर दिया आपने, उसी सेम पर्सन को आपने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
मतलब जो पोस्ट थी अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उस पोस्ट का आपने नाम चेंज करके क्या बोला, अब वो कहलाएंगे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस आया, है ना, पोस्ट सेम है लेकिन आपने नाम चेंज किया। मतलब अब जो ये रूल पास करेंगे वो रूल किसके लिए होगा, पूरे इंडिया के लिए। अब वो रूल आपका सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बोला जाएगा, या वो रूल आपका सिर्फ आपके ब्रिटिश कंट्रोल्ड के लिए नहीं बोला जाएगा वो क्या, वो रूल किसके लिए है, आपका इंडिया के लिए। प्रिंसली स्टेट उसे मान रहे हैं नहीं मान रहे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एज अ वो बोला किसके लिए जाएगा, आपके पूरे इंडिया के लिए, है ना। तो ये चीज़ समझ में आई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनके पोस्ट का नाम चेंज करके आपने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक चीज़ और हम करेंगे, कमेंट करके आप ये बताना बस मुझे कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। चलो, अब यहाँ पे अगला चीज़ क्या होगी, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये जितने भी डिसीजंस लेंगे, अब तक वो डिसीजन आपका इंडिया में ही रहते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो वहाँ पे पास वोटिंग किया करती थी, वोटिंग से जो पास हो जाते थे वो डिसीजन आपके कंटिन्यू रहते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो गवर्नर जनरल ने कोई भी डिसीजन लिया, वो डिसीजन अब आपका पास कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब यहाँ से वो डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन को अप्रूवल कौन देगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट वो अप्रूव करती है डिसीजन कंटिन्यू रहेगा, अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है तो वो डिसीजन आपका जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, वापस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब जो आपके गवर्नर जनरल के डिसीजंस थे उन्हें पास करेगा कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो देख रहे हो, कंट्रोल आपने बढ़ा दिया, आपने पावर बढ़ाई, लेकिन पावर बढ़ाने के साथ साथ ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने कंट्रोल भी बढ़ा दिया। तो चीज़ें जो है वो आपका कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, चीज़ों को आपका रन करने के लिए देखा जा रहा है ना। अगली चीज़ क्या होगी आपका, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी गवर्नर जनरल की, है ना, वो आपका सॉरी लेजिस्लेटिव पावर्स थी आपकी कहाँ की, बॉम्बे और मद्रास की, वो ख़त्म कर दी गई। अभी तक क्या था कि बॉम्बे है, बॉम्बे अपने लिए अलग सेट ऑफ रूल्स बना सकता है, उसका गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना सकती है। मद्रास जो है वो अपने लिए अलग रूल्स बना सकता है, उसका गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना सकती है। लेकिन अब ये दोनों अपने लिए रूल्स नहीं बना सकते। अब सबके लिए रूल कौन बनाएगा, आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब आपका जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ना, शुरू हुआ था आपका, कब से शुरू हुआ था, 1773 से। आपने देखा था एक सेंटर बना था क्या, बंगाल। वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अपने पीक पर कब होगा, वो अपने पीक पर होगा कब, आपका 1833 वाले एक्ट में। पूछा जाए कि आपका सेंट्रलाइजेशन शुरू कब हुआ, तो 1773 में। और पूछा जाए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अपने पीक पर कब पहुंचा, तो 1833 में। कैसे पीक पर पहुंचा कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जो थे पहले ही सबॉर्डिनेट हो चुके हैं आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो लेजिस्लेटिव पावर भी यहाँ पे क्या कर दी, आपकी अबॉलिश कर दी, खत्म कर दी। मतलब अब वो आपका एज अ एजेंट रहेंगे आपके किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका नाम चेंज करके हमने क्या बोल दिया है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चीजें समझ में आई, ठीक है। चलिए अगली हम चीज देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा जो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर हुआ करते थे 4, आपने देखा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे पहले 4 से वो रिड्यूस करके आपने कर दिए थे 3 मेंबर ना। 4 थे आपका 1773 वाले एक्ट में, 3 मेंबर हुए थे आपके 1783 वाले एक्ट, सॉरी 3 मेंबर हो गए थे आपके 1784 वाले एक्ट में। ये 3 मेंबर हो गए थे आपका 1784 वाले एक्ट में। और ये आपका दोबारा से उसमें एक मेंबर जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, कहाँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और वो मेंबर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आपका लॉ मेंबर। वो मेंबर जो हुआ वो आपका किसके लिए होगा, लॉज के लिए अलग से एक मेंबर होगा जिसे हम लॉ मेंबर बोलेंगे, जो ऐड होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले अगर आपसे पूछा जाए लॉ मेंबर कौन थे तो वो थे लॉर्ड मैकॉले। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, तो आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड मैकॉले, है ना। लॉर्ड मैकॉले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। अभी जो लॉ मेंबर हुए, अब यहाँ पे इन्हीं के टाइम पे आपका लॉ कमीशन आएगा, इन्हीं की लीडरशिप में क्या होगा आपका, लॉर्ड मैकॉले की लीडरशिप में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश। इंडिया का पहला लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ, कब हुआ, 1883 में। किसकी लीडरशिप में, आपका लॉर्ड मैकॉले की लीडरशिप में। लॉर्ड मैकॉले कौन थे, लॉ मेंबर, कहाँ पे लॉ मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल,
है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आई। एक और लास्ट चीज़ इसमें देखते हैं जो होगा, वो क्या था आपका, इंग्लिश। इंग्लिश आपने बोल दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। आप चाह रहे थे ना धीमे धीमे चीज़ें इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो, आप चाह रहे थे ना धीमे धीमे इंग्लिश को प्रमोट किया जाए, तो यहाँ पे कर दिया गया। आपका 1835 में इंग्लिश एजुकेशन शुरू हो जाएगी, कंपलसरी कर दिया जाएगा इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में। और 1835 के आसपास आपका इंग्लिश आपने क्या बोल दिया कि इंडिया में जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में। इसका इम्पैक्ट समझना मेरे बच्चे। देखो इम्पैक्ट, अभी आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, अभी आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी डिसीजन देगा वो डिसीजन कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, अभी आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया, वो है आपका इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो इंग्लिश में देगा, ट्रांसलेशन उनका हिंदी में होगा, ट्रांसलेशन उनका रीजनल लैंग्वेज में होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन किस में आएगा आपका, इंग्लिश में। मतलब कहीं पे अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वहां पे कौन सा वाला आपका लैंग्वेज प्रेफर किया जाएगा, इंग्लिश वाला, है ना। कहीं पे अगर आपके डिसीजन में एम्बिग्यूटी आती है किसी अदर लैंग्वेज में, तो एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, आपका देखा जाएगा डिसीजन किसका, इंग्लिश का, है ना। तो ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पे इंग्लिश को पहली बार ऑफिशियल लैंग्वेज जो बनाया वो कब बनाया, आपका 1833 वाले चार्टर एक्ट में। ठीक है, ये चीज होंगे आपके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके चार्टर एक्ट में। एक और एक्ट देखते हैं अच्छी क्लास में, है ना, फिर खत्म करेंगे हम। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे पहले जो आपके एक्ट आए थे वो लगभग लगभग आपका 10 ईयर्स के इंटरवल पे आए थे, फिर आपके 20 ईयर के इंटरवल पे आ रहे हैं, है ना। 1813 के बाद 1833, अगले 20 ईयर पे आएगा आपका 1853 का चार्टर एक्ट। अगला एक्ट आएगा आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी आपको कि कॉर्नवालिस जो थे ना, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1786 के आसपास सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज आपने शुरू किया। अब ये जो सिविल सर्विसेज थी, ये सिविल सर्विसेज में आपका इंडियंस जो थे उन्हें अलाउड नहीं था। मतलब सिविल सर्विसेज शुरू होगी लेकिन उसमें जो ऑफिसर वाली पोस्टें होंगी उसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे। ऑफिसर वाली जितनी भी पोस्टें होंगी उसमें सिर्फ आपके ब्रिटिशर्स होंगे। मतलब दो लेवल की पोस्टें होती है ना, एक तो आपके नॉर्मल वर्कर्स होते हैं जो हम आपका मास रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, है ना, ग्रुप सी की पोस्ट हैं, ग्रुप डी की पोस्ट हैं, इन सब में आपके जो है इंडियंस अलाउड रहेंगे। लेकिन कुछ पोस्टें होती हैं आपका ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, जिन्हें हम ऑफिसर लेवल की पोस्ट बोलते हैं। तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट में इंडियंस अलाउड नहीं थे, इंडियंस पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे आपका किसी भी ऑफिसर्स की पोस्ट पे, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, काम सारा आप किससे करवाओगे, इंडियंस से, लेकिन उन्हें रूल कौन करेगा आपका, ब्रिटिशर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है रूल कौन करता है आपका, ऑफिसर्स करते हैं। तो यहाँ पे इंडियंस को अलाउड नहीं था कि वो आपका ऑफिसर के लिए कॉम्पीट भी कर पाए। आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो एक अलग चीज़ है, आप एग्जाम ही नहीं दे सकते, आप कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो वो डिस्प्यूट उठा था आपका 1833 में। 1833 में आपका ये था कि इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करवाया जाए आपके ऑफिसर वाले पोस्ट के लिए सिविल सर्विसेज में, ताकि इंडियंस भी उस पोस्ट पे जाएं और कुछ काम करें। लेकिन वही रहेगा, ब्रिटिशर थोड़े से कंजर्वेटिव रहेंगे, है ना। डर तो लगेगा ही भाई कि आप इंडियंस को अलाउ कर रहे हो और अगर कोई इंडियन ऑफिसर बन जाएगा तो आपको रूल करेगा, आपको रूल करेगा तो हो सकता है वो आपके लिए फेवर भी करे या हो सकता है वो आपको अपोज भी करे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो आपका लगभग 10-20 साल डिस्प्यूट चलता रहेगा और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कब होगा, वो डिस्प्यूट आपका 1853 वाले एक्ट में। और 1853 वाले एक्ट में ये अलाउ कर दिया जाएगा कि आपके इंडियंस जो हैं वो आपका सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। पहली चीज़ तो आपका ये होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपने देखा था 1833 वाला जो एक्ट था ना, 1833 वाले एक्ट में आपने देखा था कि ट्रेड मोनोपोली खत्म, कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स खत्म, कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। अब कंपनी को क्या करना है, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बेटा दो फंक्शंस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का एक फंक्शन होता है रूल्स को बनाना और दूसरा फंक्शन होता है रूल्स को एग्जीक्यूट करना, यानी कि इंप्लीमेंट करना। तो मतलब आपके दो फंक्शंस हो गए। अब मैंने बोला था जैसे जैसे आप एक्सपेंड होते जाते हो आप चीज़ों को सेपरेट करते जाते हो। तो यहाँ पे कंपनी के जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और कंपनी के जितने भी लेजिस्लेटिव फंक्शन है, मतलब रूल्स बनाने के जो फंक्शंस हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस, और जो रूल्स को रेगुलेट करने के या इंप्लीमेंट करने के जो फंक्शंस है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वो आपके अलग कर दिए गए, है ना, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए आपका क्या होगा, गवर्नर जनरल है, वो सारे रूल्स को आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है। लेकिन जितने भी आपके रूल्स हैं लेजिस्लेशन के, मतलब रूल्स बनाएगा कौन,
रूल बनाने के लिए अभी आपका यही होता था, गवर्नर जनरल उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, वही डिसीजन लिया करता था, उसी डिसीजन पे मेजोरिटी से वोट हुआ करता था, इम्प्लीमेंट हुआ करता था। 1833 में वो आपका ब्रिटिश की गवर्नमेंट से पास होके आता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। यहाँ पे आपने एक अलग से बॉडी बना दी जिसे आपने बोल दिया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपने क्या बोला उसे? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इंडिया में जो रूल बनाएगा, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं, है ना, वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। अब रूल कौन बनाएगा? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और आपका रूल्स को इंप्लीमेंट कौन करेगा? आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये समझ में है, लेजिस्लेटिव फंक्शन आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव फंक्शन आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोनों फंक्शन आपके सेपरेट हो गए, दोनों के लिए आपके अलग अलग पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो गए। और यही इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अभी रूल कौन बनाता है? पार्लियामेंट। अभी रूल बनाता है आपका पार्लियामेंट। तब कौन बना रहा है? आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसे हमने क्या बोल दिया? आपका मिनी पार्लियामेंट। चीजें समझ में आई, है ना। तो आपका पार्लियामेंट कैसे इवॉल्व हुई, पार्लियामेंट की चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई, कैसे आपका अभी प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, कैसे जो अभी प्राइम मिनिस्टर या जो गवर्नमेंट होती है वो कहाँ से आती है? पार्लियामेंट से आती है। तो वो चीज़ें आपको दिख रहा है, दोनों फंक्शन सेपरेट होते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप धीमे धीमे आगे बढ़ते हो, आपको रिक्वायरमेंट फील होती है, तो चीज़ें जो है वो अलग होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। अब ये जो आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई, इसमें 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए, है ना। इसमें 6 मेंबर्स जो हैं वो नए मेंबर ऐड किए जाएंगे। और वो जो नए मेंबर ऐड किए थे उनमें से एक मेंबर मद्रास से था, एक मेंबर बॉम्बे से, एक मेंबर बंगाल से, एक मेंबर आगरा से। मतलब 4 आपकी जो प्रोविंस हैं, उन 4 प्रोविंस से एक एक मेंबर आएगा। मतलब हर प्रोविंस के लिए एक मेंबर आपने रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि रूल बन रहे हैं, तो वहां का एक रिप्रेजेंटेटिव है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एक आपका चीफ जस्टिस रहेगा हाई कोर्ट में, जो आप सॉरी चीफ जस्टिस रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, जो आपका 1774 में कलकत्ता में बना था। और एक उस सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। तो ये 6 मेंबर्स आपके रूल मेकिंग में जो होगा वो पार्टिसिपेट करेंगे, रूल्स बनाएंगे, रूल्स का आपका फॉर्मुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगली चीज़ इस एक्ट में क्या हुई आपका, इंडिया में 3 नए प्रोविंसेस बन गए, है ना। जैसे जैसे ब्रिटिशर एक्सपेंड कर रहे हैं, बेटा ब्रिटिशर्स जो है आपका 1757 से बैटल ऑफ प्लासी से बंगाल को कंट्रोल शुरू करते हैं इनडायरेक्ट, 1784 में डायरेक्टली बंगाल को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, धीमे धीमे और भी एरियाज जो है वो आपका कंट्रोल करेंगे। तो आप देखना हिस्ट्री में है कि उन्होंने मराठा वाला जो एरिया था वो कंट्रोल किया, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था धीमे धीमे वो कंट्रोल करेंगे। तो उनका एक्सपेंशन होता रहेगा। तो एक्सपेंशन होगा तो वो आपके नए 3 न्यू प्रोविंसेस बनाएंगे। वो प्रोविंसेस आपके क्या रहेंगे? एक होगा बर्मा, बर्मा उन्होंने कंट्रोल कर लिया। दूसरा होगा उनका सेंट्रल प्रोविंस, जिसे अभी आपका मध्य प्रदेश बोलते हैं। और तीसरा होगा आपका असम, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था असम। तो ये 3 नए जो है प्रोविंस बनेंगे। कब बने? आपका 1853 वाले एक्ट से। ठीक है। अगली चीज क्या हुई, हम डिस्कस कर चुके हैं, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, है ना। सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन, मतलब इंडियंस भी आपका पार्टिसिपेट कर पाएंगे सिविल सर्विसेज में। फिर आपसे एक चीज और पूछी जाए, हु वाज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, है ना। इंडिया में पहला कौन था जो आपका, जिसने ये कंपटीशन क्रैक किया, या इंडिया में पहला कौन था जिसने जो आपका सिविल सर्वेंट बना, है ना। तो द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1864 में ये सेलेक्ट होंगे, है ना। 1864 में आपका कंपटीशन क्रैक करेंगे, सेलेक्ट होंगे और चीज़ें आपका चलेंगी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी वो आपका 1857 के रिवोल्ट से पहले थी। तो इस सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आपका कंपनी रूल। यहाँ तक जो आपका रूल कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। जैसे ही आपका 1857 का रिवोल्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। और इस वजह से वहाँ पे जो पावर है वो भी चेंज हो जाएगी, कंपनी से ट्रांसफ़र हो जाएगी वो क्राउन पे। इस वजह से वो आता है क्राउन रूल। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। जो भी डाउट्स हैं वो आपका कमेंट करोगे, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे आप उन्हें आंसर करोगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।